हेलो स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। इसको सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले एक जनरल इक्वेशन लिखेंगे। A moles of A combining with B moles of B, C moles of C to form D moles of D and E moles of E. A, B, C are our reactants and D, E are our product. इसके लिए हम सबसे पहले लिखेंगे डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। अब देखो नाम से पता चल रहा है डिफरेंशियल रेट इक्वेशन क्या है आपकी, जिसको आप डिफरेंशिएशन की फॉर्म में एक्सप्रेस करोगे, ठीक है ना। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा आपका, रेट ऑफ अ रिएक्शन जो कि आपके पास आएगा डिफरेंशिएशन की फॉर्म में, यानी कि जिसमें आप बोलते हो कि रेट ऑफ चेंज ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स विद टाइम और रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रोडक्ट विद टाइम। ठीक है, अब होता क्या है, रिएक्टेंट टाइम के साथ रिएक्शन में क्या करते हैं, डिक्रीज होते जाते हैं, ठीक है, प्रोडक्ट बढ़ते जाते हैं। उसी को हम यहाँ पे लिखेंगे। अगर हम इसको रिएक्टेंट की फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे, वी कैन राइट इट एज माइनस डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी और माइनस डी एक्स अपॉन डी टी। और ये चीज हमारे पास क्या होती है, ये डिफरेंशियल रेट इक्वेशन जो है हम ऑलरेडी ड्राइव कर चुके हैं। इसके लिए आपको डेडिकेटेड वीडियो अगेन मिल जाएगी। इसका एक्सप्रेशन आएगा रेट कांस्टेंट concentration of A with raised to power P, concentration of B raised to power Q, concentration of C raised to power। अब ये P Q R ये वो वैल्यू है कंसेंट्रेशन की जिसके ऊपर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करती है, और इसको हम जो P Q R है इसको हम एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन करते हैं, ठीक है। और यहीं से अगर हमने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना हो तो हम क्या करेंगे, ऑर्डर इज इक्वल टू सम ऑफ पावर ऑफ ऑल द कंसेंट्रेशंस ऑफ रिएक्टिंग स्पेसिस। तो ये है हमारे पास P Q एंड R, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंटली वैल्यू आती है हमारे पास। और अगर हमने मॉलिक्यूलैरिटी निकालनी हो, यहाँ से मॉलिक्यूलैरिटी जो है वो थ्योरेटिकली कैलकुलेट की जाती है। वो है हमारे पास डायरेक्ट नंबर ऑफ मोल्स जो है साइमल्टेनियसली कोलाइड कर रहे हैं टू गिव प्रोडक्ट। उस केस में हमारे पास जो वैल्यू होगी वो आपकी इंडिविजुअल, अगर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है तो वो क्या होगा, एलिमेंट्री स्टेप्स में उसको हम ब्रेक डाउन कर लेंगे, और उसके बाद हर स्टेप में जो नंबर ऑफ मोल्स होंगे रिएक्टिंग स्पीसीज के वो वहां पे मॉलिक्यूलैरिटी को बताएगा, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, वापस टॉपिक पे आते हैं। अब इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन जैसे हमने डिफरेंशियल रेट इक्वेशंस निकालते हैं अलग अलग ऑर्डर के लिए, उसी तरह से हम इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस भी अलग अलग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए निकालेंगे। तो सबसे पहले अगर हम स्टार्ट करेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, इसमें हम क्या करते हैं कि हमारे पास अज्यूम कर लेते हैं रिएक्टेंट है जो आपको प्रोडक्ट दे रहा है। इस केस में डिफरेंशियल रेट इक्वेशन क्या है कि आपकी रेट ऑफ अ रिएक्शन इज इक्वल टू के, यानी कि रेट कांस्टेंट इनटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल। अब क्या है, रेज टू पावर, रेज टू पावर क्या है हमारा, जितनी वैल्यू एक्सपेरिमेंटली डिटर्मिन्ड हमारे पास इस रिएक्टिंग मॉलिक्यूल की आई है वो हम यहाँ पे लिखेंगे। अब हमारे पास जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, इसका मतलब उसकी पावर कितनी है, जीरो है, ठीक है। इस केस में जिस चीज की पावर जीरो होती है उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, वन हो जाती है। तो हम इसको लिख सकते हैं जो रेट है वो हमारे पास इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट के इक्वल आ गए, ठीक है। अब इसको और सॉर्ट आउट करते हैं, क्योंकि ये डिफरेंशियल रेट इक्वेशन है हम इसको डिफरेंशिएशन की फॉर्म में भी लिखेंगे। वो हमारे पास क्या होगी, रेट ऑफ चेंज ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। अब जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है वो क्या हो रहा है, रेट वो टाइम के साथ कम हो रहा है, तो हम इसलिए यहाँ पे माइनस लगा रहे हैं, आर अपॉन डी टी। ये चीज आ गई हमारे पास। अब इसको हम क्या करेंगे, धीरे धीरे सॉल्व करेंगे आगे। लेट अस अज्यूम दिस इक्वेशन टू बी इक्वेशन नंबर 1। अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं, हम इस वैल्यू को इक्वेट करते हैं, यानी कि हमारे पास जो वैल्यू है वो के डी टी इज इक्वल टू माइनस डी ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ आर। इसको हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। इन अदर वर्ड्स वी कैन आल्सो राइट इट एज डी कंसंट्रेशन ऑफ आर इज इक्वल टू माइनस के डी टी, ठीक है।
अब हम क्या करेंगे, क्योंकि ये इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है, हम इस इक्वेशन को इंटीग्रेट कर देते हैं। ठीक है, इंटीग्रेटिंग। जब हम इंटीग्रेट करेंगे तब हमारे पास इक्वेशन जो है वो किस तरह से बन जाएगी, इज इक्वल टू माइनस के डी टी। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा आर इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अज्यूमिंग दिस इक्वेशन टू बी इक्वेशन नंबर 2, नेक्स्ट स्टेप हम क्या करते हैं कि इनिशियली जब रिएक्शन स्टार्ट हुई व्हेन टाइम वाज 0, ठीक है, अभी हम टाइम को ज्यूम नहीं कर रहे हैं उस रिएक्शन के लिए, तो टाइम वाज 0, एट दैट टाइम हमारे पास जो इनिशियल कंसंट्रेशन थी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की दैट वाज आर नॉट। इनिशियली व्हेन टाइम वाज 0 concentration of R was R naught। इसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में। ठीक है, तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी R नॉट इज इक्वल टू, टाइम को 0 पुट करेंगे तो इज इक्वल टू, इसका मतलब इनिशियली I की वैल्यू क्या थी, R नॉट थी। अब हम इस इक्वेशन को सब्स्टिट्यूट करेंगे इन इक्वेशन नंबर 2। सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, कंसेंट्रेशन ऑफ R इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस R नॉट। अब इसको फिर से रीअरेंज कर लेते हैं हम थोड़ा सा, हमारे पास जो वैल्यू है वो बन जाएगी R माइनस R नॉट इज इक्वल टू माइनस ऑफ के टी। ठीक है, या हम इसको और कैसे लिख सकते हैं, इन अदर वर्ड्स R नॉट माइनस R इज इक्वल टू के टी। ठीक है, यहां तक सबको समझ में आ गया। अब हम इसको फिर से रीअरेंज करते हैं इक्वेशन को, हमारे पास वैल्यू आएगी R नॉट माइनस R अपॉन टी इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट, या हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं R नॉट माइनस R अपॉन रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू। ठीक है, ये वैल्यू है, ये जो एक्सप्रेशन है हमारा, ये है आप इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। ठीक है, अभी आगे हम थोड़ी सी अजम्पशन लेते हैं। हम लोग क्या सोचते हैं कि अगर हमारे पास, जैसे हमने अज्यूम किया था कि जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट बना रहा है, उसमें से अगर हम बोलते हैं कि सबसे पहले जो इसकी कंसंट्रेशन थी वो ए थी इनिशियली व्हेन टाइम वाज 0, जब टाइम 0 था तो इसकी जो इनिशियल कंसंट्रेशन थी वो ए थी, और उस टाइम पे जो प्रोडक्ट था वो 0 था। ठीक है, और कुछ टाइम के बाद जब हमने टाइम को टी माना, उसमें से ए में से एक्स पार्ट जो है, एक्स नंबर ऑफ मोल्स जो है वो रिएक्ट हो गए और वो प्रोडक्ट बना दिया उन्होंने। ठीक है, अब हमारे पास इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन क्या बनेगी इसकी, इसी एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग हम इसको बनाते हैं, K इज इक्वल टू, इनिशियल कंसेंट्रेशन कितनी है इसकी, A है। ठीक है, तो हम A माइनस R, R इज द कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम T, तो एट टाइम T हमारे पास जो इसकी कंसेंट्रेशन बची है रिएक्टेंट की वो A माइनस X है, तो हम इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं डिवाइडेड बाय T। ये हमारा इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन है फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। इसको सॉर्ट आउट करते हैं थोड़ा सा, हमारे पास जो वैल्यू है A माइनस A प्लस एक्स अपॉन टी, इसको कैंसिल करने के बाद K इज इक्वल टू एक्स अपॉन टी, ये इक्वेशन हमारी बन जाती है। इसको अब हम क्या बोलेंगे, रीअरेंज करने के बाद K T इज इक्वल टू एक्स, हम ये भी बोल सकते हैं कि जो x है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t, उस केस में जो k है वो हमारा कांस्टेंट होगा। ठीक है, ये चीज आपको क्या बता रही है, ये जो एक्सप्रेशन है ये आपको क्या रिजल्ट दे रहा है, x क्या है, अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट जो रिएक्ट कर चुका है, t है जो टाइम है।
तो ये है आपका इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, अकॉर्डिंग टू विच amount of substance reacted or reactant reacted is directly proportional to the time. ठीक है, आई होप यहां तक ये जो एक्सप्रेशन है हमारा इन दोनों फॉर्म्स में समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम इसी को कंटिन्यू करते हैं इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में। ठीक है, अब जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो भी हमें दोनों तरह से करनी है, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन की फॉर्म में भी और इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन की फॉर्म में भी। तो सबसे पहले हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए डिफरेंशियल रेट इक्वेशन जो है उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग जो रेट ऑफ रिएक्शन था वो हमारे पास वैल्यू आई थी इज इक्वल टू माइनस रेट ऑफ चेंज ऑफ रिएक्टेंट विद टाइम। इसकी जब वैल्यू कैलकुलेट करी हमने, एक्सप्रेशन ड्राइव किया, तो वो हमारे पास ओनली रेट कांस्टेंट है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग क्या है कि जो रेट ऑफ अ रिएक्शन है वो रेट कांस्टेंट के इक्वल है, यानी कि कांस्टेंट वैल्यू है। यहाँ पे तो कोई भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन तो आई नहीं, इसका मतलब दिस रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। तो इसको हम ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये हमारा आ जाएगा रेट और इधर आ जाएगी हमारी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन। ठीक है, अगर हमारी रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो एक कांस्टेंट वैल्यू अदर देन जीरो कुछ भी हो सकती है, सपोज ये वैल्यू यहाँ पे स्टार्ट हो रही है। अब आगे चाहे इसको आप रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जो है कितना भी चेंज होता जाए, वो रेट ऑफ रिएक्शन को कोई इफेक्ट नहीं करेगा। इसका मतलब क्या होगा, विद टाइम ये रेट ऑफ रिएक्शन जो है हमारा लीनियर आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अगर आप देखो कि यहाँ पे जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन कुछ भी है, सपोज है ना, कितने भी नंबर ऑफ मोल्स है, अगर इस नंबर ऑफ मोल्स पे देखेंगे तब भी ये वैल्यू के है, इस नंबर ऑफ मोल पे देखोगे तब भी वो वैल्यू के है, इस पे देखोगे तो तब भी वो वैल्यू के है। तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन जितनी भी चेंज होती जाए, हमारे पास रेट की वैल्यू सेम ही रहेगी एज रेट कांस्टेंट। इट मींस रेट ऑफ अ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज। ठीक है, अभी हम आगे करते हैं सेम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन। अब इसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो एक्सप्रेशन है इंटीग्रेटेड रेट लॉ का, वो हम पहले लिखते हैं। वो वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, k इज इक्वल टू आर नॉट माइनस आर अपॉन टी। इसको हम फिर से थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं, के टी इज इक्वल टू आर नॉट माइनस आर, और इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो है वो इस रेट एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग करते हैं। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टाइम के। अब हम यहाँ पे देखते हैं इस इक्वेशन को अगर हम मैथमेटिकल लीनियर इक्वेशन ऑफ लाइन से अगर कंपेयर करें, जो कि होती है हमारे पास y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, जहाँ पे c आपका इंटरसेप्ट है और m जो है वो स्लोप है जब आप ग्राफ प्लॉट करते हो y और x के बीच में। ठीक है, उस हिसाब से अगर m वैल्यू पॉजिटिव है तो आपका जो ग्राफ है वो किस तरह से जाएगा, इस तरह से जाएगा। और ये जो आपकी छोटी सी वैल्यू अबव जीरो है वो इंटरसेप्ट को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, m जो हो गया आपका स्लोप हो गया। अब इसी इक्वेशन को हम इसके साथ कंपेयर करते हैं तो हमारा जो y है वो है कंसंट्रेशन ऑफ r, और जो इंटरसेप्ट है यानी कि c जो है वो हमारे पास है r नॉट। x जो है हमारा यहाँ पे वो है t, और m स्लोप जो है वो माइनस k है। अब इन चीजों के साथ कंपेयर करके हम अपना ग्राफ प्लॉट करते हैं। ठीक है, दोनों एक्सिस बनाते हैं, x एक्सिस एंड y एक्सिस। इस एक्सिस पे हमारे पास है, हम ग्राफ किस में प्लॉट कर रहे हैं, x एंड y में, यानी कि r में और t में। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, y एक्सिस पे लेंगे r यानी कि जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है, और x एक्सिस पे हम ले रहे हैं t यानी कि टाइम है।
ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं कंसंट्रेशन। ठीक, अब देखो सी जो है वो इंटरसेप्ट है और जो स्लोप है आपकी नेगेटिव है, इट मींस इंक्रीजिंग ऑर्डर नहीं है, वो डिक्रीजिंग ऑर्डर है। तो अगर हम यहाँ पे कुछ वैल्यू ले लेते हैं, यहाँ ये वाली, और ये वैल्यू जो है वो आपकी सी है यानी कि आर नॉट है, तब आपकी स्लोप कैसे आएगी, डिक्रीजिंग ऑर्डर में बट स्ट्रेट लाइन, इस तरह से। और ये जो स्लोप है आपकी, ये है माइनस के। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। ठीक है, तो ये है आपकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। आपको जो भी एग्जांपल गिवन होगी, आप प्रैक्टिस के लिए उसकी रेट इक्वेशन लिखेंगे, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन लिखेंगे, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन लिखेंगे। देन अगर आपको डिमांडिंग है कि दोनों के केस में आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करनी है, तो पहले आप उसका इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन ड्राइव करेंगे। देन आप स्टेप बाय स्टेप, जैसे यहाँ पे हमने किया, दोनों के लिए आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन शो करनी है। इस वीडियो लेक्चर में बस जीरो ऑर्डर रिएक्शन ही डिस्कस करते हैं हम। नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो में हम फर्स्ट ऑर्डर रेट रिएक्शन को इसी तरह से डिस्कस करेंगे। ठीक है, बाय।